मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग जानेंगे सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों के संज्ञान के संबंध में क्या उपबंध है। ठीक है, अपराधों के संज्ञान के लिए परिसीमा संबंधी क्या प्रक्रिया है, आइए जानते हैं। ठीक है, तो यह जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 है, सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 14 है, जिसमें यह बताया गया है कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। ठीक है, तो कार्रवाइयाँ कैसे शुरू होंगी, किसी भी जो केस है उसका मोशन शुरू कैसे होता है, उसमें गति कैसे आती है, आइए जानते हैं। तो यह मजिस्ट्रेटों के संबंध में है। तो कुल 5 प्रकार के मजिस्ट्रेट बताए गए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आइए जानते हैं। सीआरपीसी की धारा 190, 191, 192 में अपराधों के संज्ञान के संबंध में विशेष उपबंध है, क्योंकि मजिस्ट्रेटों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मजिस्ट्रेट से संबंधित यह क्वेश्चन जो है, जो आंसर है 190, 191, 192 में बताया गया है। आइए आप जानते हैं कैसे। धारा 190 एक के अनुसार इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अध्याय का मतलब इस चैप्टर में जो उपबंध बताए गए उसी के अनुसार यदि किसी स्पेशल कोई चीज़ है तो उसके लिए यह चैप्टर लागू नहीं होगा। जैसे SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट या गैंगस्टर एक्ट के लिए यह अध्याय जो है लागू नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल उपबंध है, आप सीधे जो है सेशन कोर्ट में जाएंगे, मजिस्ट्रेट के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मजिस्ट्रेट के संबंध में है। इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट तथा दूसरा कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट दो इसके लिए सीजीएम द्वारा सशक्त किया गया। ठीक है ना, यानी कि सीजीएम के द्वारा सशक्त किया गया है, किसी भी अपराध का संज्ञान कर सकता है। कर सकता है का अर्थ है मजिस्ट्रेट के न्यायिक विवेक से है। ठीक है, संज्ञान का मतलब होता है जब मजिस्ट्रेट अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करता है। ठीक है, उसमें कोई कार्रवाई करता है। जैसे 156(3) है, 156(3) है, इसके लिए हमने एक आवेदन दिया। ठीक है ना, आवेदन दिया तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस आवेदन को मजिस्ट्रेट ने जो है थाने में भेज दिया कि आप जो है इंक्वायरी करके बताइए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करके बताइए क्या हुआ है। तो यहाँ पर जब रिपोर्ट आ जाती है 156(3), उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट जो संज्ञान करता है उसे जुडिशियल माइंड कहते हैं। 156(3) के एप्लीकेशन को जुडिशियल माइंड नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पे कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। अब आते हैं हम लोग संज्ञान संबंधी मजिस्ट्रेट की शक्ति। संज्ञान संबंधी मजिस्ट्रेट की कहाँ गया, संज्ञान संबंधी मजिस्ट्रेट की शक्ति अपराध के जांच तथा विचारण की शक्ति के समान नहीं होती। अब इस बात को समझिए, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि जो मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करे वही उसका विचारण भी करे। ठीक है, अब जैसे 306 का मैटर आ गया है, 306 का मैटर आया, ठीक है ना, आत्महत्या। अब सीजीएम ने इसका जो है वो लिया, संज्ञान लिया और उसको भेज दिया सेशन कोर्ट में। तो संज्ञान तो सीजीएम जरूर ले रहा है और उसको भेज दिया गया सेशन कोर्ट में। अब संज्ञान लेने के बाद यह पता चल रहा है कि यह 304B का मैटर है। सेशन कोर्ट में यह पता चला कि 304B और 498A का मैटर भी बनता है, दहेज हत्या का मैटर बनता है। ठीक है ना, तो संज्ञान मजिस्ट्रेट जरूर लेगा, लेकिन उसका विचारण जो है सेशन कोर्ट में चलेगा। अब यहाँ पे 2 धाराएं बढ़ गई। ठीक है, 304B और 498A। तो मजिस्ट्रेट जो सेशन कोर्ट है वह जो है रिविजनल कोर्ट भी है। ठीक है ना, रिवीजन भी करता है। तो इसलिए जो है नई धाराओं का वह जो है संज्ञान ले सकता है किसी, मतलब ड्यूरिंग जो है प्रोसीडिंग, वह अगर नई धाराएं बनती हैं किसी मुकदमे में तो उसका भी वो संज्ञान ले सकता है। फिर मामला जो है वो सीजीएम के पास नहीं जाएगा कि आप जो 2 धाराएं बढ़ गई आप इसका संज्ञान लीजिए। ठीक है, तो सेशन कोर्ट जो है जब मामला एक बार उसके सुपुर्द आ गया है तो भले ही धाराएं उसमें बढ़ जाएं, विचारण के दौरान उसको वह एक्सेप्ट कर लेगा, वो सीजीएम के पास वापस नहीं भेजेगा। तो यहाँ पर देखिए, सेशन संज्ञान जो है मजिस्ट्रेट ले सकता है, लेकिन उसका विचारण कोई दूसरा कर सकता है। धारा 190(1) के अनुसार अपराध का संज्ञान निम्न दशाओं में किया जा सकता है। भाई कोई भी मुकदमा जो है शुरू होता है तो किसी मजिस्ट्रेट या किसी न्यायाधीश के ज्ञान में आएगा तभी वो शुरू होगा। तो यहाँ पर यह बताया गया है, आप देख रहे हैं, पहला देखिए जो है,
जैसे हम लोग परिवाद करते हैं, परिवाद धारा 200 में है ना परिवाद। तो जो परिवाद जब हम दायर करते हैं तो यही 190(1) में दायर करते हैं, ठीक है ना। परिवाद यहीं पर दायर होता है और जो है पहली बार वो मजिस्ट्रेट के संज्ञान में कंप्लेंट आता है, ठीक है। ऐसे तथ्यों के बारे में जो पुलिस रिपोर्ट से प्राप्त हुई है, पुलिस रिपोर्ट में जो है FIR और NCR दोनों आता है। पुलिस रिपोर्ट में FIR और NCR दोनों आता है, ठीक है ना। दो चीज़ें हो गई, या तो परिवार से प्राप्त हुआ या तो पुलिस रिपोर्ट से प्राप्त हुआ। FIR हो गया तब मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आ गया, मजिस्ट्रेट के विवेक में आ गया भाई कोई अपराध हुआ। तीसरा है पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा इत्तला दी जाने पर अथवा स्वयं मतलब मजिस्ट्रेट द्वारा। भाई मजिस्ट्रेट कहीं जा रहा है, उसने देखा कि अपने लोकल एरिया में जिस एरिया का वह मजिस्ट्रेट वहाँ देखा उसने कि जो है छेड़खानी हो रही है सड़क पे, लेकिन वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है, ठीक है। उसने अपने पावर का इस्तेमाल करके इन लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा लिखा दिया। तो जानकारी, स्वयं की जानकारी प्राप्त हो गई, तो यहाँ पर जो है ये है। अब हम लोग आते हैं, देखिए 192 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिसका जांच या विचारण करने की उसकी क्षमता के अंदर है उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है, ठीक है। इससे यह बात भी निकल के सामने आती है, यदि मुख्य प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट नहीं है, ठीक है, और CGM भी नहीं है, तो अपना काम, अगर वहाँ पर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है तो अपना काम जो है CGM द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को दे सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह जो है आप ये जो देख रहे हैं, यह जो है धारा 190(1)(3) या वह ग कह सकते हैं, ये जो ग है या 3 कहिए या ग कहिए, ठीक है। इसके संदर्भ में 190 के संदर्भ 190(1)(ABC) के संदर्भ 190(1)(C) के संदर्भ में देखिए क्या है। जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान 190 की उपधारा 1 खंड ग के अधीन करता है, तब अभियुक्त को कोई साक्ष्य लेने से पहले इत्तला दी जाएगी कि वह मामले की किसी अन्य मजिस्ट्रेट से जांच या विचारण करने का हकदार है। मान लीजिए CGM महोदय ने किसी का संज्ञान ले लिया और उसे लगता है कि यह मजिस्ट्रेट CGM महोदय जो हमसे जलन रखते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर वह आवेदन से दे सकता है कि मेरा मामला जो है किसी दूसरे न्यायाधीश के द्वारा, किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के द्वारा सुना जाए। यदि अभियुक्त या एक से अधिक अभियुक्त हैं तो उनमें से कोई संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे कार्रवाई, आगे हम लोग देखते हैं, कार्रवाई आगे किए जाने की आपत्ति कर सकता है। अगर एक से ज़्यादा हैं, 2-3 मुलजिम है उसमें, तो कोई भी जो है आपत्ति कर सकता है। तो मामला उस अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया गया है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, धारा 192 मामला मजिस्ट्रेटों के हवाले करना, धारा 192 है। अब देखिए क्या है संज्ञान, धारा 190 हमने देख लिया संज्ञान कैसे होगा, धारा 190 हमने क्या देख लिया, संज्ञान कैसे होगा। धारा 191 में हमने देखा कि आपत्ति है, ठीक है, यदि किसी को आपत्ति है कि फला मजिस्ट्रेट हमारा केस न देखे तो आपत्ति कर सकता है। अब धारा 192 क्या है, देखिए धारा 192 के जो है 2 हिस्से हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने चार्ट बनाया हुआ है। कोई CGM अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है, किसी भी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। यहाँ पर धारा 192(1) में किसी भी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। यहाँ पर देखिए, जब CGM ने किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को इस निमित्त सशक्त किया है कि मामले का संज्ञान करने के पश्चात मामले के जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है जिसे CGM साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट जांच या विचारण कर सकता है। अब जैसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को जो इसने निमित्त कर दिया, ठीक है ना, तो वहाँ पर यह बताया गया। वहाँ पे जो पहले आप देख रहे थे 192 में जो है वह द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, 192 में जो है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट लिखा, यहाँ पे देखिए आप 192,
ठीक है ना। यहाँ पे देखिए द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है 192 में। यहाँ पर जो है कंफ्यूज मत करिए आप लोग, 192 में लिखा है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है। आप देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि किसी मामले को सीजीएम द्वारा किसी अधीनस्थ को सुपुर्द कर दिया गया है तो सीजीएम धारा 410 के तहत उसे पुनः वापस ले सकता है। यदि मजिस्ट्रेट ने, यदि सीजीएम ने किसी मामले को किसी न्यायाधीश को दे दिया, मजिस्ट्रेट को दे दिया किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को, ठीक है ना, तो सीजीएम जो होता है सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट होता है। सीजीएम क्या होता है, सीजीएम मजिस्ट्रेटों में सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो धारा 192 के तहत अपराध का संज्ञान करने के बाद ही उसे निपटाने के लिए अधीनस्थों के समक्ष सुपुर्द होगा, अन्यथा नहीं। धारा 192 के तहत जो, ये तो मैंने स्पेशल लिख दिया है, ठीक है ना। धारा 192 के तहत अपराधों का संज्ञान करने के बाद, जब अपराध का आप संज्ञान कर लेंगे तभी मैटर सुपुर्द करेंगे, इसके पहले नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब आप देख लेंगे कि इसमें जो कुछ अपराध किए गए हैं, आपको यह लग जाता है कि जो एफआईआर आया है, जो कंप्लेंट आया है, उससे जो है अपराध बनता है, ठीक है, उसका आपने संज्ञान कर लिया, तभी जो है उसका किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, संज्ञान से पहले नहीं किया जाएगा। अपराधों के संज्ञान के संबंध में जो परिसीमा काल क्या है देख लीजिए यहाँ पर। तो इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 468 469 में उपबंध है। धारा 468 में परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन है, तथा धारा 469 में परिसीमा काल का प्रारंभ बताया गया है। तो धारा 468 में जब अपराध सिर्फ 6 महीने का लिया हो, ठीक है ना, केवल जुर्माने से हो, जब अपराध सिर्फ जुर्माने से हो तो 6 महीने का कारावास अधिकतम हो सकता है। जब अपराध, दूसरा है, जब अपराध 1 वर्ष से अनधिक हो, यानी कि 1 वर्ष से कम हो, अधिक न हो कम हो, तब 1 वर्ष है। और जब अपराध 1 से अधिक और 3 वर्ष के बीच का हो तब 3 वर्ष है, ठीक है ना। ये तो हो गया धारा जो है धारा 468 का। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ये 1 हो गया, इसको आप 1 मानिए, ये 2 हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो गया। तो जो 3 लाइन है 3 चीज़ों के बारे में है। धारा 469 आप लिख लीजिएगा यदि हो सके। आप लोग अभ्यास करिए, ठीक है ना, और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए। धन्यवाद। चैनल को हमारे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।